तो स्क्रीन नहीं आ रही है, इतनी छोटी सी कैसी हो गई। तो उत्पादक को प्रभावित करने वाले कारक जान के लिए बताइए। ये सब कहानी है और कुछ भी नहीं है। कितना प्रकाश मिल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्षमता कितनी है। जैसे एक तो कोई छोटा पादप और एक बड़ा पादप, बड़े वितान वाला और एक छोटे वितान वाला। यहाँ दबाओ। कोरोना वैसे ही चल रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा भाई। मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी जब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा था। लोगों के दिमाग में क्या होता है कि भाई महासागर जो है पृथ्वी को 71% एरिया कवर करते हैं, 70% और इसलिए उत्पादकता भी कहाँ ज्यादा, महासागरों में पहले यही था। और उस आधार पर एक क्वेश्चन भी था वहाँ पे, लेकिन मैंने आपसे कहा था ये वास्तव में गलत है। इसका आगे कॉन्सेप्ट हम इकोलॉजी में क्लियर करेंगे। तो लोगों के दिमाग में क्या है कि भैया महासागर 71% सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं, अर्थ का तो यानी उत्पादकता ज्यादा होगी। नहीं, वास्तव में जो उत्पादकता देख देख संपूर्ण जैवमंडल की, तो पृथ्वी पर ही सबसे ज्यादा पादप है। क्यों? क्यों बताओ? बड़े बड़े वितान वगैरह है, जबकि समुद्र में तो क्या बताया क्या पूरे को थोड़ी कवर कर रहा था, बहुत कम। अगर तुलनात्मक देखा जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो उत्पादकता है वो पूरे जैवमंडल की वो स्थलीय परितंत्र से आती है, जलीय परितंत्र से यानी समुद्रों से बहुत कम है। आगे बात समझ में। तो समग्र जैवमंडल की जो एनपीटी है वो है 170 बिलियन टन शुष्क भार। अच्छा, जैवमंडल ये उत्पादकता का जो मापन हम किसमें करते हैं बताइए? शुष्क भार में या शुद्ध भार में? तो शुष्क भार में मापन ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो एनपीटी 170 बिलियन टन, मिलियन में कितनी है? बिलियन टन। महासागरों में 75 बिलियन टन और परितंत्र स्थलीय परितंत्र में 115 बिलियन टन, यानी लगभग 68% करेंगे, 32% जो है वो किसमें आता है? महासागर से। आ गई बात समझ? तो भैया 170 बिलियन टन, 115 पृथ्वी और 55 महासागर। क्लियर है सबको? यही है ना कहानी। महासागरों में उत्पादकता कम क्यों है? क्योंकि एक तो देखो भाई उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु वगैरह वहाँ पे ज्यादातर थोड़ी मिलते हैं, ज्यादातर तो किसमें मिलते हैं? स्थलीय आवासों में मिलते हैं, पहली बात। तो इसलिए वृद्धि के लिए संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता। आगे बात। दूसरी बात बताइए, केवल सतह पे ही तो प्रकाश उपलब्ध है, गहराई में जाओगे तो सतह प्रकाश उतना ज्यादा उपलब्ध नहीं है। ये भी एक कारण है। आगे बात। क्लियर सबको? दूसरी बात क्या है कि जो भी अब घटक है वो बहुत ज्यादा गहराई में। तो अब घटक गहराई में तो मतलब नीचे से कोई भी अगर जो पोषण चक्र होगा वो बहुत स्लो होगा, नहीं होगा। तो ये सारे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या उत्पादकता बहुत कम है। लेकिन अब कारण को हम जाने कितने की बात है, लेकिन काम की बात है जो हम लेते हैं। तो बताओ, महासागरों में उत्पादकता कम है, प्रकाश गहराई का घटता है। दूसरा, महासागरों में उत्पादक सबसे प्रमुख सीमाकारी जो पोषक तत्व है वो कौन है? वो है नाइट्रोजन। कि नाइट्रोजन कहाँ से मिले? गुना स्थिरीकरण। तो ये थोड़ी अपन रासायनिक खाद डाल रहे हैं। आगे बात समझ में। द्वितीय उत्पादकता क्या बताइए? उपभोक्ताओं के स्तर पर जो भी उत्पादकता है उसको हम क्या कहेंगे? द्वितीय उत्पादकता। बात क्लियर है सबको? यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? अब चाहे वो शाकाहारी है, चाहे प्रथम मांसाहारी, चाहे द्वितीय मांसाहारी, कोई भी उपभोक्ता स्तर पर जितनी उत्पादकता है उसको हम बोल रहे हैं द्वितीय उत्पादकता। क्लियर है? समुद्रों में कौन सा सबसे प्रमुख पोषण सीमाकारी पोषक तत्व है? नाइट्रोजन। अच्छा, समुदाय उत्पादकता क्या होती है? एक विशेष क्षेत्रफल में जो पूरा समुदाय, जैव समुदाय क्या होता है बताइए? एक विशिष्ट आवास संपत्ति सभी जातियों की जो समष्टि है हमको सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं समुदाय। तो उसमें तो पादप जंतु वगैरह सब आगे नहीं, आगे बात समझ। तो सीधी सी बात है भाई, चाहे जितना भी जैव समुदाय उत्पादक उपभोक्ता जितने भी अपघटक वगैरह उनको सम्मिलित रूप से जो उत्पादकता है उनके अंदर समुदाय उत्पादकता। बात क्लियर है सबको? तो उत्पादक प्लस उपभोक्ता। वैसे अपघटक भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। कोशी दक्षता क्या होती है? पहले मैं बताओ, आप हम पढ़े हुए हैं श्वसन दक्षता। श्वसन दक्षता में क्या था भाई? तो कितना तो ऊर्जा है और कितनी ऊर्जा एटीपी में कन्वर्ट होगी? लोगों को 45% तो आई थी,
55% ऊर्जा तो हीट के ऊष्मा के रूप में जाती है। और आपने पढ़ा तो था यार, पढ़ा था कि अधिकांश ऊर्जा जो ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। ये बात बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैठ जाना, ये बिल्कुल सही बात है, हर जगह अप्लाई होगी। ठीक, कि अधिकांश कोई भी जो जीव भोजन ग्रहण कर रहा है ना, उसकी अधिकांश ऊर्जा जो है वो किसके रूप में आ रही है? ऊष्मा के रूप में। पक्की बात है ये तो, ठीक है ठीक है। तो अब बताओ, आपने कहा था भाई कितनी ऊर्जा तो उपलब्ध है ग्लूकोज में, कितनी ऊर्जा एटीपी में कन्वर्ट हो रही है, वही तो श्वसन दक्षता है। कोशी स्तर दक्षता क्या होगी ध्यान से। तो एक कोशी स्तर का जीव है, ठीक, कोशी स्तर के एक कोशी स्तर के, सपोज करो कोई जंगल है, जंगल में सपोज करो पादप उत्पादक, फिर शाकाहारी, ठीक, क्लियर, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता। अब सपोज करो जंगल में कितने पादप उपलब्ध है, यानी कितना जीव भार उपलब्ध है इसके लिए, शाकाहारियों के लिए, ठीक, क्लियर। उसमें से कितना शाकाहारी खा रहे हैं, क्लियर है क्या? तो अब जो टोटल जो खाया है उसका कितना उन्होंने अपने शरीर में घटकों के निर्माण में उपयोग में लिया, ठीक, क्लियर है। तो सीधी सी बात है, कितना खाया, आगे बात है, उसमें से कितना उन्होंने परिवर्तित किया, वो होगी, बताइए, कोशी दक्षता होगी। अपन कहते हैं ना, अरे खाया पर उसको जुगाड़ आई है, उपयोग नहीं किया, है ना, कह देते हैं ना, और इसमें तो खाया भी और काम नहीं किया, ठीक, क्लियर है। तो वही बात है, कौन जितना खा, सपोज करो कोई जितना खा रहा है उसका कितना भाग उसको अपने शरीर में घटकों के निर्माण बनाने में काम में ले रहा है, वो दक्षता है नहीं उसकी। तो कोशी स्तर दक्षता कि भाई पिछले कोशी स्तर पर कितना जीव भार उपलब्ध था, उसका कितना भाग जो है वो नेक्स्ट कोशी स्तर पर जीव भार में परिवर्तित हुआ, वो क्या होगी? कोशी स्तर दक्षता होगी, बोलो है ना। अच्छा बताओ, प्रकाश संश्लेषण दक्षता क्या होगी? कितनी प्रकाश ऊर्जा उपलब्ध है, उसका कितना प्रतिशत भाग जीपीटी में कन्वर्ट हुआ, वो क्या हो गई? प्रकाश संश्लेषण दक्षता, बोलो आया ना। आगे बात समझ में रटने की जरूरत नहीं है। तो पारिस्थितिक दक्षता अगले कोशी स्तर, देखो निम्न कोशी स्तर पर उपस्थित जो भार में उपस्थित ऊर्जा, आगे बात समझ में, जो पिछला कोशी स्तर है, निचला या निम्न, आगे बात है। पिछले कोशी स्तर पर जो भार में उपस्थित ऊर्जा, अगले कोशी स्तर पर जो भार में परिवर्तित ऊर्जा, यानी कितना ऊर्जा मतलब कोई भोजन, ऊर्जा मतलब भोजन या पोषण, लिखो यहाँ पे देखो लिखा हो, ऊर्जा भोजन पोषण एक ही बात है। ऊर्जा कहीं भी आए तो ऊर्जा किसके रूप में प्राप्त होती है? पोषण या भोजन के रूप में तो प्राप्त होती है। तो कितना पोषण प्राप्त किया और उस पोषण में से कितना भाग जो है वो अगले कोशिश स्तर के लिए हमारे शरीर में तैयार हुआ, वो क्या हो गया बताइए? हमारी दक्षता हो गई। आगे बात समझ में, तो कोशिश स्तर दक्षता क्लियर हुई सब कि पिछले कोशिश स्तर पर उपस्थित व्यवहार में ऊर्जा, अगले कोशिश स्तर पर परिवर्तित व्यवहार में ऊर्जा, क्लियर है क्या? प्रकाश संश्लेषण दक्षता फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होगी? कुल आपतित सौर विकिरण कितना है? आगे बात समझ, उसका कितना प्रतिशत जो है वो जीपीटी में कन्वर्ट हुआ, वो क्या होगी बताइए? प्रकाश संश्लेषण दक्षता होगी। तो नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी कितना जीपीपी थी, उस जीपीपी का कितना भाग एनपीपी में कन्वर्ट हुआ, वो क्या होगी? वास्तविक उत्पादन दक्षता। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, सपोज करो दो पादप है ए और बी। ए पादप ने सपोज करो 1000 ग्लूकोज के अणु बनाए, उसमें से 400 अपने विभिन्न जैव घटकों में काम में लिए, 600 खर्च कर दिए। और बी पादप था, बी पादप ने क्या करा? 1000 ग्लूकोज के अणु बनाए जीपीटी द्वारा, और उसमें सपोज करो 800 खर्च कर दिए, 200 अपने जो है उसमें काम में लिया जैव घटक में। तो बताइए भाई, प्रकाश ये नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी? एक ही ज़्यादा होगी। बात क्लियर सबको? कितना उसने उसका जीपीटी का कितना घटक एनपीटी में कन्वर्ट किया, यानी अपने जैव भार के निर्माण में उपयोग किया। बात क्लियर है सबको? यस और नो? अच्छा, अब देखो मामले स्थलीय परितंत्र में मैक्सिमम जो उत्पादकता वो किसके बताइए? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की है, नहीं ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, बोलो है ना। स्थलीय में मिनिमम किसमें बताओ? डेजर्ट और टुंड्रा, क्योंकि टुंड्रा के नीचे भी तो वही पहाड़ी है। मोस्ट प्रोडक्टिव कृषि परितंत्र जो है वो गन्ना और चावल का खेत। पहले इनके डेटा भी पूछे जाते थे, इसलिए मैंने डेटा लिखा है। गन्ना का जो है 5000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, बोलो है, क्योंकि ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में देते हैं,
या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, लेकिन अब मैं इतना 5000 ग्राम का लिखूं इसलिए मैंने 5 के लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या फिक्स है क्या ये ना? ये डेटा जो पूछा जाता था उस आधार पर लिखा है। परिवर्तनशील हो सकता नहीं हो सकता? यस सर। जलीय परितंत्र में अधिकतम उत्पादकता किसकी होगी? कोरल रीफ, मिनिमम गहरे समुद्र, गहरी झील। सीमाकारी पोषक बताइए समुद्र में क्या है? नाइट्रोजन। और झील में कौन है? फास्फोरस। लिखो देखिए। अगली बार जो जूलॉजी क्लास है ना वो जूलॉजी की नहीं, वो एक्चुअली बॉटनी की है। एक्चुअली जो जूलॉजी की क्लास है डेडलॉट वो बॉटनी की है। मैंने ज़्यादा चेंज करवाया नहीं, लेकिन अपन लेट आज खत्म कर देते हैं इसी हफ्ते में, ठीक है ना? तो जहाँ जहाँ जूलॉजी की है वहाँ बॉटनी एक ही है। ये केवल आवाज अलग है। हो गया? हो गया क्या? चलो जी। तो उत्पादकता क्लियर है भाई? एक तो कार्य था कौन सा? उत्पादकता। दूसरा अपघटन, तीसरा ऊर्जा प्रवाह, चौथा पोषण चक्र। बोलो हाँ है ना? चलो डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। डिकम्पोजिशन क्या होता है पहले तो सुनो भाई ध्यान से। डिकम्पोजिशन क्या होता है? जैसे कोई मृत कारण पड़ा, पत्ती पड़ी हुई है सपोज, या कोई जंतु बाहर है, मैं पत्ती की बात कर लूँ उसी से क्लियर हो जाए। सपोज पत्तियां पड़ी हुई है तो पहले पत्तियों क्या खाएंगे बताओ? टर्माइट अर्थवॉर्म खाएंगे, नहीं खाएंगे? टर्माइट अर्थवॉर्म खाएंगे तो बताइए क्या हो रहा? अपर्दन हो रहा नहीं? और वो खा रहे हैं, फिर उनको बताओ छोटे छोटे भागों में निकाले निकाले, यानी पश्चिम क्षेत्र में बढ़ा रहे नहीं बढ़ा रहे। फिर आगे सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से अपघटन होगा नहीं होगा? जितना छोटा होगा पश्चिम क्षेत्र में ज्यादा होगा तो आसानी। बात क्लियर सबको? पहला पॉइंट। अब मुझे एक बार बताइए भाई, लीचिंग का मतलब पता है क्या होता है? लीचिंग का मतलब आप क्या सोचते हो? सुनो मेरी बात, मैं ब्रॉड मीनिंग बता रहा हूँ। जनरल हम मीनिंग क्या लेते हैं केमिस्ट्री में? लीचिंग का मतलब है कोई भी अयस्क जो है उससे आयन पृथक हो रहे हैं, वो लीचिंग। अरे एक्चुअली बताओ अयस्क से आयन निकल रहे, बताओ छोटे छोटे भागों में निकल रहे नहीं निकल रहे? यानी अब वो उपयोग युक्त हो रहे नहीं हो रहे? पश्चिम क्षेत्र में बता रहे हैं। इसी तरीके से बताओ जो बड़ी कोई पत्ती वगैरह मृत जानवर पड़ा हुआ उसके भागों को खाकर छोटे छोटे भागों में निकाला जा रहा है। आगे बात समझ में क्लियर है भाई सबको? और फिर बाद में बताइए वो क्या हो रहा है? छोटी छोटी गोलिका रूप में निकल रहा है, बताओ वो क्या होगा? जलराशि होगा नहीं होगा? यानी उसकी सतह बताओ जल किस मतलब वो जो भी नमी वगैरह वो भी चिपकेगी नहीं चिपकेगी? और नमी वगैरह चिपकने में भारी होगी नहीं? और भारी होगी तो बताइए जो पृथ्वी की जो तल है उसमें थोड़ा नीचे की तरफ जाएगी नहीं जाएगी? बोलो हाँ। ये तो है नहीं मिला, हवा में कचरे की तरह पड़ी हुई है, बताओ जमीन के बिल्कुल टच में जाएगी नहीं जाएगी? बोलो हाँ। गहराई में जा सकती है, गहराई मतलब नहीं 10-5 फीट नीचे। तो बताइए अब वो क्या हो गया? बताइए वो लीचिंग हो रही है नहीं? बोलो हाँ। और हो रही है भाई लीचिंग, क्योंकि बताओ नीचे की तरफ जा रही। अब लीचिंग हो रही है तो बताइए अब जो ऊपर जो मलबा पड़ा हुआ था लिटर डब, उससे अलग हो गया नहीं हो गया? तो लिटर डब जो है अब उसका जो अपघटन हो रहा है लिटर डब, आ गई बात समझ? उससे वो अलग हो गई नहीं हो गई? तो बताओ लिटर डब का अपघटन करने वालों के लिए अब क्या हो गया? वो अनअवेलेबल हो गई नहीं हो गई? यानी अब क्या उसको दोबारा अर्थवॉर्म टर्माइट छोड़ जाएंगे? यानी उनके लिए लीच हो गई नहीं हो गई? यस और अब तो सूक्ष्म जीवों के लिए उपलब्ध है या नहीं है?
बात क्लियर सब? थोड़ा सा ये है कहानी तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है तो। लेकिन लीचिंग का वर्ड हम जनरली बोल लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे पूछे भाई अपघटन जो है इकोसिस्टम में, अपघटन में लीचिंग क्या है तो उसका ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो भाई, इसके अंतर्गत जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ और सरल कार्बनिक पदार्थ से बताओ एक आदमी का निर्माण होगा नहीं होगा? मिनरल्स का बोलो है ना। यस सर। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों से एक आदमी यौगिकों का निर्माण, बात क्लियर सबको? अच्छा बताइए, स्थलीय जो परितंत्र होते हैं उसमें बताओ भाई, मृदा की ऊपरी सतह पे तो होगा, थोड़ी गहराई में जाएगा। अरे कोई मृद कार्बनिक पदार्थ है उसका अपघटन कहाँ हो रहा है? मृदा की सतह पे ही तो हो रहा है। पत्तियां वगैरह पड़ी हुई है तो बताओ उनका अपघटन सतह पे ही तो हो रहा है। कोई मृद जानवर पड़ा हुआ तो सतह पे थोड़ी गहराई में मुश्किल किया जा रहा है। बोलो अब तुम ये मत कहना सर गाड़ दिया आदमी को, तो अलग बात सामान्य इंसान का रोल आता। तो अब बात करते हैं स्थलीय वाष्प तो मृदा की ऊपरी सतह पर, जबकि जलीय निकाय में बताइए क्या होगा? उसके तल में होगा नहीं होगा? बोलो आया ना। आगे बात समझ में। अपरद क्या होता है बताइए? मृत कार्बनिक पदार्थ होता नहीं होता, जैसे पत्तियां, छाल, पुष्प, जंतुओं में मृत अवशेष, ये सब क्या होता है? अपरद होता नहीं होता? यस और नो? यस सर। तो अपरद के 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। क्या होता है? पहले तो बताओ, उसको खंडन करके छोटा छोटा किया जाएगा नहीं किया जाएगा? खंडन करने से क्या होगा बताइए? अब वो निष्कालन हो रहा नहीं हो रहा, यानी जो खंडन करने वाले हैं उनके लिए तो अनुपलब्ध हो गया, और सूक्ष्म जीवों के लिए उपलब्ध हो गया नहीं हो गया? और सूक्ष्म जीव एंजाइम करेंगे तो पच्चीस क्षेत्र ज्यादा उपलब्ध हो रहा नहीं हो रहा। तो अब वे बहुलक बताइए किसमें कन्वर्ट होंगे? 1 लाख में। और बताओ उसको हम कहेंगे ह्यूमस। क्या कहेंगे? आ गई बात समझ? और फिर ह्यूमस में भी सूक्ष्म जीव क्या करेंगे बताइए? मोनोमर्स जो है भाई, सारे मोनोमर्स का अवशोषण थोड़ी क्या है, कुछ का तो क्या ज्यादातर तो बताओ ह्यूमस में उपलब्ध है, तो अब उसका क्या करेंगे बताइए? मिनरलाइजेशन होगा नहीं होगा? मिनरल्स एक आदमी होगी कि नहीं? बोलो आया ना। तो खंडन, निश्चालन और अपचय। अपरद, खंडन कौन? जीवविधि वगैरह बोलो यस और नो? निश्चालन और फिर अपचय कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इसके द्वारा होगी वही सूक्ष्म जीव। कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना। तो पहले तो बहुलक किसमें कन्वर्ट होंगे? 1 लाख में, यानी पॉलीमर मोनोमर। और फिर मोनोमर्स का क्या होगा? मिनरलाइजेशन होगा। हम ध्यान रखना। दाल टमाटर ये है इसमें वो मैंने वो डाल दिया। हो गया? हो गया क्या? देखो भाई, अरे यार तो अपरदों का खंडन बताइए। छोटे एक ऐसे रूपी तंतु, बात क्लियर है सबको? तो पहले से ध्यान से सुनना भाई। अपरद जो होता है उसका खंडन, यानी जो मृत जो भी पादप है, जंतु अवशेष है, उनका जो गठन करने वाले अपरद आदि वो कौन से हैं बताइए? एक ऐसे रूपी तंतु जैसे चिंचड़ी और केंचुआ। बात क्लियर है सबको? छोटे एक ऐसे जंतु जो अपरदहारी यानी डेट्रिबॉस कहलाते हैं, अपरद से आहार प्राप्त करते हैं। अपरद का मतलब डेट्राइटस।
कैचुए मृदा चीचरी महीन कणों में परिवर्तित होते हैं। बताइए बढ़िया पृष्ठ क्षेत्र होता नहीं होता जिस पर एंजाइम आसानी से कार्य कर सकते हैं। बात क्लियर है सबको? निक्षालन बताइए खंडित और अपघटित अपरद में उपस्थित जल में विलय भाग। समझ में आ गई बात? तो जल में विलय भाग को बताओ चारों तरफ क्या होगा? जल का ये हाइड्रो स्फीयर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? आ गई बात समझ? तो जल में विलय भाग में संक्रमण वगैरह जल में रिश्कर भूमि मृदा संस्तर में प्रवेश कर जाते हैं, यानी मृदा के अब इतनी लंबी चौड़ी बात इसमें पता है क्या है? मृदा के नीचे स्तर तक पहुंच जाते हैं। अब नीचे स्तर का मतलब नहीं बहुत गहराई है, थोड़ा सा आ गई बात समझ में? चलो अनुपलब्ध लवणों के रूप में निक्षेपित हो जाते नहीं हो जाते? अनुपलब्ध लवणों के रूप में निक्षेपित होने का मतलब क्या है? अनुपलब्ध लवणों के रूप में निक्षेपित होने का मतलब ये है कि वो ऊपर की सतह पर उपलब्ध नहीं है, वो नीचे चले गए। नीचे का मतलब कितना? बहुत ज्यादा ना, थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर है क्या? अपचय फिर बताइए भाई, बताओ कि जीवाणु और कवक, तो यही तो है, बोलो आया ना? और प्रकृति के अपमार्जक भी कहते हैं नहीं कहते हैं इनको? प्रकृति के अपमार्जक किसको कहा जाता है? मतलब जीवाणु और कवक, यानी मतलब सूक्ष्म जीवों। सीधी सी बात अगर मैं कहूँ, बोलो आया ना? अपचयन प्रक्रिया में क्या होता है बताइए? जो जटिल यानी बहुलक है वो एकलक में, फिर एकलक जो है वो मिनरल्स में कन्वर्ट होगा। बात क्लियर है सबको? एकानवी होगा। तो अब ह्यूमस भवन यानी ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस खनिज भवन यानी खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन द्वारा पता होता नहीं होता। तो अपचय क्रिया ह्यूमिफिकेशन और खनिजीकरण की प्रक्रिया द्वारा दो पदार्थ बनते हैं, ह्यूमस और अकार्बनिक पोषक। क्लियर है सबको? ह्यूमस में क्या होता है? ध्यान सुनना, अपराध का अपघटन होने पर ह्यूमस बनता नहीं बनता? बोलो आया ना? अपराध का अपघटन होने पर क्या बनता है? आ गई बात समझ में? यानी ह्यूमस क्या बताइए? जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में रूपांतरण। बोलो है ना? और ह्यूमस बताइए हल्का काला भूरा रंग का रवा युक्त पदार्थ है नहीं? अब रवा रवा वही थोड़ा सा वो जो दाने दाने जैसा होता है। आगे बात रवा ही नहीं है, रवा युक्त है, पर हम क्या करें? कम और अधिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ। बात क्लियर? कम या अधिक का मतलब कि कुछ अपघटित होगा और कुछ होना बाकी है। क्लियर है सबको? अब ये यहाँ तक है, ये आपकी मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, क्लियर है क्या? ये मिस प्रिंटिंग है, बच्चा क्या सोचता है कुछ और काम नहीं। तो ह्यूमस बताइए काले रंग का रवा इन कम या अधिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ है नहीं? ये बात खत्म हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे एरो लगा के लिखो, ये सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो गया। अब अपरद, वो अपरद जिसमें सेल्यूलोज लिग्निन टैनिन रेजिन वगैरह होगा ना, उसका अपघटन क्या होगा? बहुत निम्न दर से होता है। बात क्लियर है सबको? वो अपराध जिसमें सेल्यूलोज लिग्निन टैनिन, बताओ मैंने आपको पढ़ाई थी ना हार्डवुड सैपवुड, हार्डवुड में रेजिन टैनिन वगैरह होते हैं। माइक्रोबियल एक्टिविटी इंसेक्ट एक्टिविटी के लिए जो होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं। आ गई बात हो? तो ये लिग्निन टैनिन रेजिन वगैरह सेल। अब बताओ मंड का अपघटन आसानी जो है, लेकिन सेल्यूलोज तो टाइम लेगा नहीं लेगा? सेल्यूलोज टाइम। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो अपराध जिसमें जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे सेल्यूलोज रेजिन टैनिन गम लेटेक्स जो होता है, जिनमें उनका अपघटन निम्न दर से होता है। क्यों? क्योंकि भैया सूक्ष्म जीवों की क्रिया के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाता है। सीधी सी बात है, अगर सपोज करो क्या होता है कांटा लग जाए, तो कांटा लगने के बाद में क्या करते हैं उसको छिद्र करा और थोड़ा रह गया तो धो के और आंकड़े दूध डाल देते हैं, कपड़ा बांध दिया, बताओ कांटा ऊपर आ जाएगा, इन्फेक्शन का इन्फेक्शन आगे। कुछ लोग क्या करते हैं जैसे कट लग गया तो साहब उसको धोया और आंकड़े का दूध लगा लिया, उसके ऊपर कपड़ा बांध लिया, इन्फेक्शन नहीं होता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, तो आंखों में नहीं लगता। आगे बात समझ में करते हैं जैसे जुगाड़ होते हैं लेकिन तुम लोग ऐसे देख रहे हो तुम लोगों ने क्या वो देखा ही नहीं कुछ लोग करेंगे इसकी शादी। अच्छा, अगर आप जल्दी सुनिए ना, जयपुर बयाना पैसेंजर जाती है, जयपुर बयाना पैसेंजर जाती है ना, तो उसमें क्या तुम बैठ जाओ,
कुछ लोग बहुत जोरदार हिंदी बोल रहे होते हैं। देवेंद्र मैं कल देवेंद्र खत्म हो गया और बैंक में गए साहब, एक दो लोगों को कॉल लेके गया गाँव से, मेरे यहाँ पे भी चलते रुपये बंद मिलेगा। अच्छा वो लोग है ना जो मतलब 50 की रेंज से ज़्यादा थे, नहीं मेरा उसके साथ ही मन लगता है 50 लोगों के साथ 50 हाँ साहब वहाँ पे अच्छा तो अब देखो भाई अपराध जिसमें सेलुलोज, लिग्निन, टैनिन, रेजिन वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, सूक्ष्म जीवों की क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होते हैं। बात क्लियर है सबको? यस और नो? अच्छा ह्यूमस बताइए हल्का अम्लीय होता नहीं होता, मैंने आपको बताया कोलोइडी कोई दाने दाने जैसा होता नहीं होता, बोलो यस और नो? और पोषकों के भंडार का कार्य करता नहीं करता? स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट। कोई दिक्कत किसी को? तो वो जो वहाँ पे लिखा हुआ था ह्यूमिफिकेशन, वो तो क्या था, जो आपने वो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था, जो वेदर्ड रॉक होती है, अब गठित जो चट्टान होती है उसके साथ ह्यूमस के मिलने की प्रक्रिया सुनने बोला था। मैंने आपसे कहा था कि वास्तव में ह्यूमिफिकेशन का मतलब यही है, ह्यूमस निर्माण प्रक्रिया। वैसे आप मृदा निर्माण के संदर्भ में पूछे तो आप बता दो भाई, जो अब गठित जो चट्टान है उसके साथ ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया को बोला गया वहाँ पे। जबकि ह्यूमिफिकेशन वास्तव में क्या है भाई, ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया। बात क्लियर सबको? बताओ ह्यूमस एक हल्का काले रंग का रवाहीन कम या अधिक अवगठित कार्बनिक यौगिक है। फिर सेंटेंस को यहाँ पे कुछ अम्लीय कोलोइडी होता है जो पोषक भंडार का कार्य करता है। अपरद जिसमें सेलुलोज, लिग्निन, टैनिन, रेजिन वगैरह होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं भाई, उच्च प्रतिरोधी होते हैं जैविक क्रियाओं के। आ गई बात समझ में? खनिजीकरण क्या होगा बताइए भाई? खनिजीकरण जो भी अब ह्यूमस में जो सरल कार्बनिक यौगिक उनका क्या होगा, अपघटन होगा। और अपघटन के द्वारा बताइए अपघटन के द्वारा जो भी कार्बनिक यौगिक है उनसे क्या निकलेंगे, जो मिनरल्स निकलेंगे उसको हम बोलते हैं खनिजीकरण। बात क्लियर है सबको? अब मुझे एक बार बताओ, मैं एक सिंपल की बात कर रहा हूँ, इसको मत पढ़ना अभी, पहले एक मेरी बात सुनो। ये जो खनिजीकरण होता है ना, इसमें से आप खनिज बन गए। मुझे एक बार बताओ पहले कि कोई भी पादप है, पादप शरीर आज जो बना हुआ है उसमें जो भी आप सामने पादप चला हुआ उसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे। और कार्बनिक यौगिक किससे मिलके बने हुए बताओ? अकार्बनिक यौगिक। तो जब तक पादप जिंदा रहेगा उसके शरीर का भाग है। पादप को जंतु ने खाया, बताइए जंतु ने जितना खाया बताओ उसके शरीर का भाग बना हुआ नहीं। जैसे जैसे जंतु और पादप मर रहा बताओ प्रकृति में, वो जो कार्बनिक यौगिकों के रूप में जो अकार्बनिक यौगिक उपस्थित है उनका बताइए निष्कासन होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा? बोलो। और एक दिन में तो सब पूरे पादप और जंतु नहीं मर रहे, कभी कुछ पादप मर रहे हैं, कुछ जंतु मर रहे हैं, बताओ कैसे मर रहे हैं? एक तरीके से तुम्हें एक बार बताओ, प्रकृति ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना रखा है कि जीवों के रूप में अकार्बनिक यौगिकों की एक एफडी करवा रखी है उसमें। आ गई बात समझ? जीव मरते रहते हैं, प्रकृति में पोषण चक्र चलता रहता है। बोलो आया ना? और जीवों के रूप में संरक्षित कर रखा नहीं कर रखा बताओ पोषकों को। जैसे जैसे वो मर रहे हैं और प्रकृति में उपलब्ध होता रहा, नहीं तो अगर जीवों के रूप में संग्रह नहीं करते हो सकता था, नष्ट हो सकते थे। आगे बात समझ? जैसे बैंक में एफडी करवाते तो बताओ कुछ समस्या मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? जैसे कोई भी जीव बन रहा है, जीव का शरीर बन रहा है, बताओ पोषक काम में ले रहा नहीं ले रहा, लेकिन वो मरेगा वापिस मिल जाएंगे नहीं जाएगी। और इस तरीके से बताओ चक्र में बना रहेगा नहीं बना रहेगा। ये है कॉन्सेप्ट। आ गई बात समझ में? तो बताओ जब तक वो जीव जिंदा है तब तक बताइए उसके शरीर में उसके शरीर में ही है ना, पोषण चक्र में तो नहीं आ रहे ना? तो बताओ उसको हम क्या कह रहे हैं बताइए? इमोबिलाइजेशन कह रहे हैं, नहीं कह रहे? बोलो आए। इमोबिलाइजेशन का मतलब कि अभी जो पोषक तत्व वो चक्र में नहीं है, इमोबिलाइज कंडीशन में, मोबिलाइज कंडीशन में नहीं आ रहे। अब लेकिन यहाँ पे क्या बड़ी तुच्छ बात कर रखी है कि कोई भी सूक्ष्म जीव जो अकार्बनिक जो कार्बनिक यौगिक का उससे अकार्बनिक यौगिक बना कुछ अपने शरीर में भी अंतर ग्रहण कर लेता है, उसके जैव घटकों का भाग बन गए, बताइए उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन कहेंगे। लेकिन आपको पता है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया आपको कि कोई भी जीव के शरीर के अंदर जितने भी अकार्बनिक यौगिक
जितने भी एकादमी योगी जो आदमी उनको बता के बताइए वो अभी क्या है इमोबिलाइज कंडीशन में है नहीं। जब वो मरेगा वापस बताइए चक्कर में आएंगे नहीं आएंगे? यस और नो? यस सर। चलो बात क्लियर हुई सबको? तो बिना एक आदमी यहाँ पे लिखना एक आदमी आगे बात समझिए। अवघटन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। तो अवघटन को प्रभावित करने वाले कारक क्या बताइए? अगर कोई आसानी से अवघटित होने वाले पदार्थ है तो बताओ अवघटन तेज होगा, और अगर अवघटन को सूक्ष्म जीवों की क्रिया के लिए प्रतिरोधकता वाले पदार्थ है तो बताइए अवघटन धीमे होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनो भाई, मैं तुम्हें एक बार बता दूं, बताओ अपरदन कर कौन रहा है? ये जो अपघटन कौन कर रहा है? ये सूक्ष्मजीव कर रहे हैं। अरे सूक्ष्मजीव का वृद्धि करते हैं, उमस में वृद्धि करते हैं। जहाँ उमस होगी तभी वृद्धि करेंगे। बताओ जैसे अभी गर्मियों में इतना खाना खराब नहीं हो रहा, लेकिन उमस वाले टाइम में बताइए दिन की सुबह का खाना शाम को खराब हो जाता है। यस और नो? उमस का मतलब बताइए तापमान जो है 25 से ज्यादा, बोलो आया ना? और नमी, और बताइए बाई के सूक्ष्मजीव कर रहे हैं या एवाईडी है? एवाईडी कर रहे हैं खुले में कौन है? बाई। तो अगर मैं तुमसे कहूँ, अगर सपोज करो उमस हो यानी तापमान जो है 25 डिग्री से ज्यादा हो, नमी हो और पूर्ण बातन हो, बताइए अवघटन दर ज्यादा होगी। तो बताओ मुझे कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षा, बताइए उनमें खूब उमस रहती है नहीं रहती? तापमान भी ज्यादा, उमस भी ज्यादा और बढ़िया ऑक्सीजन है, क्योंकि खूब घने पेड़ है। बोलो आया? अवघटन दर ज्यादा है या नहीं? अवघटन दर तेज है, ज्यादा मतलब तेज। और बताइए इसमें बताओ मुझे क्या नाम है ये जो शीतोष्ण माने, बताओ शीतोष्ण तापमान कम रहता है तो अवघटन दर धीमी होती है। आ गई बात समझ में? सीधी सी बात है, तुम चाहे कितना ही इसको वोट लो, मुद्दे की बात समझ ली। तो अपराध में जैसे लिग्निन, काइटिन, टैनिन, फिनोलिक, सेलुलोज वगैरह जो होता है तो बताइए मंदर से होगा। और नाइट्रोजन यौगिक जल में विलय रक्षित अवरक्षित कहोगे, आप रक्षित कहेंगे। अरे भाई जल में विलय कार्बोहाइड्रेट, सीधी सी बात है। बात क्लियर है सबको? परेशान होने की जरूरत नहीं है। शर्करा में मात्रा अधिक होने पर अवघटन तेज होता है। तापमान 25 डिग्री से अधिक तापमान, अच्छी नमी और वायु वाली मृदा बताइए अधिक होगा नहीं होगा? जैसे आपको मैं अभी यहाँ लिखा हुआ उष्णकटिबंधीय वातावरण और शीतोष्ण। बात क्लियर है सबको? नमी, इष्टतम नमी अपरद की अपेक्षा तीव्र अवघटन में सहायक होती है नहीं होती है? बोलो आया ना? तापमान और तापमान और मृदा की नमी सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कारक है या नहीं? तो मैंने कहा ना भाई, बताओ उमस महत्वपूर्ण कारक है या नहीं जलवायु का? आ गई बात समझ? उमस में आ गई बात समझ? तापमान और बात बताइए भाई, वायु ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी बताइए ज्यादातर, तो बताइए वायु के सूक्ष्म जीव भी तो है, एरोबिक माइक्रोब्स तो है। तो क्या कितना भारी भरकम नहीं दिखता है? वायु जीवन में कमी अवघटन तो क्या मन करते? अरे भाई ऑटो अनुपस्थिति, ऑटो की कमी, मतलब कोई बात को ये नहीं कि एनर्जी सीधी सीधी लिख दो, घुमा फिराए। बोलो कान को जलेबी की तरह घुमा के पकड़वाता है ना? तो आदमी ऐसे ज्यादा कोई लंबा चौड़ा पॉसिबल है नहीं, हम पकड़ नहीं सकते, छोड़ो तो फिर सिंपल सी बात पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो देखो उष्ण आर्द्र वातावरण और जो है और एरोबिक अवस्था बताइए अवघटन के अनुकूल होती है तो होती है? यस और नो? न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन क्या होता है, समझ गए क्या आप? सर तो जो जीव के शरीर के अंदर जो पोषक तत्व आज की डेट में उपस्थित है, तब तो जिंदा रहेगा, तब तक इमोबिलाइज है। जब वो मरेगा तब वापिस क्या होगा बताइए? चक्कर में आएंगे नहीं आएंगे? यस और नो? आई बात समझ में? आई। ठीक है जी, क्लियर है सबको? तो पोषण निष्क्रियण न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन काम आकलन के सूक्ष्म जीवन संदर्भ में बोल रहा है। काम की बात तो पता ही है ना सबको? यस और नो?
जीवित सूक्ष्म जीवों पोषक तत्वों समग्र सौंदर्य परिघटना क्या कहलाती है? पोषण। निष्क्रिय वर्ग पोषक तत्वों पाचन तंत्र से मृदा में नष्ट होने से बचाता है, नहीं बचाता। सही बात है या नहीं? आप तुम्हारे शरीर में जो पोषक तत्व बताइए, एफटी करवा रखिए, नहीं करवा रखिए? जिस दिन मरोगे उस दिन वापिस प्रकृति मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो आपको बता दिया सर, हमारे बड़े बड़ी बात है, जानना तो सबको निश्चित और परमानेंट है ठीक। लेकिन लोग बात क्या करते हैं, गलत फहमी रहते हैं कि मैं तो परमानेंट हूँ। अन्ना जितनी जिंदगी है उसको बढ़िया ढंग से जियो, लेकिन दिमाग में ये बात क्लियर रखो कि डेली बहुत सारे केस सुनते नहीं सुनते, परमानेंट तो कोई है ही नहीं। इसलिए ईमानदारी के साथ अपना जीवन ठीक है। चलो ऊर्जा प्रवाह, मुझे एक बात बताओ, ऊर्जा किसके रूप में जाती है? तुमको क्या ऊर्जा किसके रूप में जाती है बताइए? ओजन के रूप में। तो बताओ, देखो पादप जो है ना, पादप वो क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करते हैं, यानी भौतिक ऊर्जा, और भौतिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तन करते हैं? फिर बाद में अन्य जीव जो है बताइए, पादपों से उपभोक्ता। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यानी शाकाहारी फिर मांसाहारी। क्लियर है ना सबको? तो बताओ उनमें स्थानांतरित होगी नहीं होगी? तो बताओ ऊर्जा ही तो स्थानांतरित होगी किसके रूप में? भोजन के रूप में। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? चलो तो ध्यान से सुनिएगा भाई, जितने भी परितंत्र बताइए, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य ही तो है या नहीं है? है ही सूर्य, केवल और कुछ है ही नहीं। वहाँ पे सूर्य ऊर्जा का स्रोत नहीं है, गहरे महासागर भाई, महासागर गहराई में सूर्य ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा करने वाले जो है वो केवल अवघटक है। आगे बात समझ में क्या है? अवघटक। क्लियर है ना सबको? यस और नो? तो अब ध्यान से सुनिए भाई, पृथ्वी पर स्थित समस्त परितंत्र चाहे वो कोई से भी है, सब में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। कोई दिक्कत किसी को? केवल गहरे महासागरों को छोड़ दिया, यानी डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, जल तापीय परितंत्र पता है क्या है? डीप सी हाइड्रो ठीक है, बात समझ में आई? सुनिएगा, मैंने आपको जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ पे एक बात बताई थी, और उसको बताने चक्कर में बड़ी है जो आप लोगों को कंफ्यूज से हो सकते हैं। पहले मुझे एक बार बताओ, किसी आदमी की तनख्वाह 100 रुपये, क्लियर है? उसने 100 रुपये में से 5 रुपये बचा लिए, क्लियर? अब 100 रुपये तनख्वाह है ना, तो क्या कुछ ऐसा सिस्टम था कि 50 तो बीच में ही खा गया, क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 100 रुपये बेचता हूँ ना, तो जुटा थे पहुँचते पहुँचते वो 10 रुपये कुछ ऐसे ही रह जाते, यानी अधिकांश भाग बीच में लोग खा जाते, क्यों खा जाते भाई? इसको जल्दी सही करो है ना, सिस्टम को सुधारो, किसकी जिम्मेदारी है? हमारे जो भी सरकार है उनकी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सही तरीके से योजना क्रियान्वित करो जो लोगों को लाभ। खैर मैं उससे उदाहरण दे रहा हूँ आपको, तो सपोज करो 100 रुपये किसी तनख्वाह और 50 रुपये, तो बीच में गाड़ी मिला कितना? 50 मिला नहीं। अब उसने साहब क्या करा, 5 रुपये बचा लिए। बताइए 100 रुपये का कितना परसेंट बचाया? 5%। और वास्तव में जो उसको मिला उसका कितना परसेंट बचाया? कितना बचाया? अरे 10% है। तो ध्यान से सुनो, कुल आपतित जो सौर विकिरण है, सूर्य से जो कुल प्रकाश ऊर्जा आ रही है, ठीक क्लियर है? उसका जीपीपी होता है 1 से 5%। कितना होता है? क्लियर है सबको? अच्छा, जीपीपी का पता है जो
पार होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन वो 50% से कम होता है लगभग। इतना क्लियर है? हम तो 50% मान के कर लेते हैं ना, आगे बाद में 50% से कम। तो कुल आपके सौर विकिरण का बताओ जीपीपी कितना है? 1 से 5%। अच्छा मैं कहूँ पार के हिसाब से बताओ कितना परसेंट? कितना भाई? अरे 2 से 10% आया नहीं है यार। मैं कह रहा हूँ कुल पार का, कुल जो टोटल सोलर रेडिएशन आ रही है कुल आपकी सौर विकिरण उसका जीपीपी 1 से 5%। फिर मैंने आपसे एक बात कही, पार जो है वो कुल आपकी सौर विकिरण 50%। बताओ पार का कितना प्रतिशत है? ये बात मैंने पहले भी बताई है आपको, तो इसलिए बताई थी कि आगे आएगा तो आपको आसान लगेगा। क्लियर है ना? ये जो है देखो कुल देखो प्रकाश संश्लेषणात्मक जो सक्रिय विकिरण है फोटोसिंथेटिक रेडिएशन, बताओ 50% से भी कम होता नहीं होता कुल आपकी सौर विकिरण का। बोलो आया ना? आ गई बात समझ में? उसका जीपीपी कितना? 1 से 5% शोषण हानि कितना? 0.2 to 1% बताइए। एनपीवी कितना? 0.8 to 4%। तो जो मैंने यहाँ पे लिख दी टोटल सोलर रेडिएशन का बताइए, पार कितना? 50%। जीपीपी कितना बताइए? टोटल सोलर रेडिएशन का बताइए कितना जीपीपी? 1 से 5% है या नहीं है? यस और नो? एनपीवी कितना है? 1 से। कुल तार का जीपीपी कितना होगा बताओ? 2 से 10 होगा नहीं होगा? चार चीज डबल हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? यस सर। क्योंकि हम 50% समझो बात कर रहे हैं। गाँव में भी डायलॉग मारते हैं बड़े गरीब होते हैं, और एक तरीके से डिक्शन भी खत्म होती जा रही है। गाँव में कुछ नहीं है सर, खत्म। हमारा में क्या होगा हमारा तो भाई, अगर कोई बड़े आदमी आ जाए तो अपनी कंट्रोल का सब थोड़ी सी गाँव में तो करते पानी पर एक तरफ हमारे काम फसल में मरे और लोग विचार और ट्रेन खाती लाएगी। हो गया क्या? हो गया? अच्छा बताओ शाकाहारी भोजन को पचाना आसान है या नहीं? मांसाहारी को थोड़ा मुश्किल होता है, तो बताओ उसमें ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी नहीं करेंगे। अच्छा दूसरा, आप दूसरे तरीके से बात सुन लो। अब एक और है, मतलब एक दो तरीका ये है, दूसरी बात सुन लो। बताओ एक तो पादप है, एक है शाकाहारी, एक मांसाहारी। बताइए सभी क्रियात्मक कार्यों में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन खर्च करता होगा? क्योंकि उसको दौड़ भाग ज्यादा करनी है, फुर्तीला ज्यादा रहना है, और सबसे कम ऊर्जा कौन खर्च करता होगा? एक ही जगह रहना। बोलो आया ना? तो विभिन्न शरीर से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनमें ऊर्जा कौन ज्यादा खर्च करता है? मांसाहारी, क्योंकि भैया उसको शिकार करना, ताकतवर रहना पड़ेगा, फुर्तीला रहना। शाकाहारी उससे कम करेगा, और पादप तो पता है कितना? अब सुनो भाई, शरीर से संबंधित कार्यों में जो ऊर्जा खर्चा होता है ना, श्वसन कार्यों में, पादप में तो 20%, शाकाहारी में 30% और मांसाहारी में 60%। बात क्लियर है? कौन सा भी यही है? वो काम है तो ना, ये सब कुछ गायब है ना कुछ तो भी। इसके बाद नहीं है क्या? तो फिर आगे आएगा, तो मुझे थोड़ा सा इंट्यूशन नहीं दिया, आगे आएगा। ये देखो ये आगे आएगा, ठीक। अच्छा भाई, ऊर्जा का स्रोत, ये टॉपिक वैसे ही लिख दिया है, लेकिन मैं फिर भी तुम बता दो ऊर्जा का स्रोत जो है कौन बताओ? सभी सारी तत्वों को छू दिया है। केवल डीप से हाइड्रोथर्मल वेंट या जो भी गहरे जलाशय होते हैं उनके भूमिगत जो तली वाले भाग होते हैं उनमें नहीं होता। ठीक है, क्लियर? अच्छा अब मुझे एक बार बताओ भाई, बिना मतलब की बात कर रहा, सीधी सी बात बताएं क्या कह रहा? ऊर्जा स्थानांतरण की बात करना चाह रहा है, क्योंकि ऊर्जा स्रोत। मुझे एक बार बताओ भाई,
ऊर्जा थर्मोडायनेमिक्स के नियम पढ़े ना आपने, ऊष्मागतिकी 2 नियम पढ़े हैं आपने, 3 पढ़े हैं वैसे तो। मैं 2 नियमों की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसके अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। दूसरा जो है लॉ ऑफ एंट्रोपी, यानी ऊर्जा की रैंडमनेस बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वो आगे स्थानांतरित होती जाएगी। चीजें क्लियर है, कॉम्पैक्टनेस खत्म हो जाएगी, रैंडमनेस, यही है ना। अब इसको हम बायोलॉजी के संदर्भ में पढ़ते हैं उसमें। मुझे एक बार बताइए, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट बंधों, फिर कार्बोहाइड्रेट के बंधों से बताइए, फिर प्रोटीन वगैरह बन रहे हैं, बताओ रूप परिवर्तित हो रहे हैं नहीं हो रहे? विभिन्न उपापचय क्रियाओं में बताइए क्या हो रहा है। ऊर्जा जो है जैसे ग्लूकोज का उपयोग हो रहा है शोषण में, बताओ ऊर्जा ज्यादातर ऊष्मा रूप में मुक्त हो रही है। फिर वो एटीपी बन रहा है, एटीपी से फिर अलग जो एटीपी की ऊर्जा को विभिन्न क्रियाओं में काम में आ रही है, बंध वगैरह बनाने में, बोलो आया ना, परिवर्तन हो रहा है। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, आगे बात है, लेकिन ना तो उत्पन्न हो रही है ना दूसरा होता है रैंडमनेस बढ़ रही है। हाँ, तो प्रकाश ऊर्जा को पहले ग्लूकोज के बंधों में संग्रहित किया था, बोलो आया। तो ग्लूकोज के बंधों को टूटने पर बताओ ऊष्मा रूप में मुक्त हो रही है, एटीपी परिवर्तन, फिर एटीपी आगे जाके अन्य क्रियाओं में उपयोग आ रहा है, बंध वगैरह बना, रैंडमनेस बढ़ रही है। तो किसी जीव में ऊर्जा स्थायी रूप से संचित रह सकती है क्या? फिक्स है क्या? बात क्लियर हो गई सबको? परमानेंट है नहीं, जाना तो है ही है। दूसरी बात, जो भी खा रहा है क्या वो बिल्कुल फिक्स थोड़ी हो गया? नहीं, अब गठन होता रहेगा, नए पदार्थ बनते रहेंगे। यह या तो उच्चतर कोशिश स्तर में चली जाती है जीव के मृत हो जाने के बाद, अपरदारी और घटको उपलब्ध शाकाहारी उत्पादक हो, क्योंकि यहाँ गलत लिखा हुआ है ना, तो उसकी जगह यह उत्पादक लिखना ना, उसको लिखेंगे उपभोक्ता का प्रकार, ठीक है। तो उत्पादकों से आहार ग्रहण करते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या? ऊर्जा का एक भाग पाचन में स्वांगीकरण में दिया हो जाता है, बोलो यस और नो। स्वांगीकरण भोजन का कुछ भाग शारीरिक गतिविधियां संपन्न करने तो ऊर्जा के रूप में मुक्त करके विखंडित किया जाता है, वही जो भी श्वसन संबंधित कार्यों में श्वसन क्रिया होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, बहुत ही छोटा सा भाग बताइए शाकाहारी शरीर का भाग होता है। मैं आपको बात शुरू से बताता आ रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था ना श्वसनीय दक्षता 55% और पैदा। तो एक बात अपने दिमाग फिट कर लो, बहुत कम ऊर्जा जो है वो स्वांगीकरण होती है, ज्यादातर ऊर्जा विभिन्न कार्यों में खर्च होती है, बोलो आया ना, यही है ना कहानी। कोई दिक्कत किसी को? यस और नो? तो बहुत ही छोटा सा भाग शरीर के विभिन्न भागों में निर्माण में काम आता है, बाकी सारा तो ज्यादातर खर्च हो जाता है। किसी परिकर में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा होता है, सही बात है नहीं? एक दिशा मतलब बताओ ऊर्जा किसके रूप में? भोजन के रूप में। सौर विकिरण से बताओ पादप, पादप से शाकाहारी, शाकाहारी मांसाहारी, ये दोनों मांसाहारी पादप खा गए नहीं ना, आगे बात तो बताओ एक दिशात्मक की जाएगी नहीं जाएगी ऊर्जा, बोलो हाँ। अतः स्वपोषी पादप और शाकाहारियों में पहुंचने वाली ऊर्जा वापस स्वपोषी को प्राप्त। ऊष्मागतिकी का नियम, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो क्या है भाई? ऊर्जा होना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना, एक रूप से दूसरे रूप में। द्वितीय नियम बताइए, ऊर्जा का जैसे सिद्धांत होगा सांद्रण कम होता जाएगा नहीं होता जाएगा, बताइए विसरण बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्लियर है? तो खाद्य ऊर्जा का बड़ा भाग बताइए, ताप के रूप में क्षय होता नहीं होता, हीट के रूप में, बोलो आया ना। अरे ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है नहीं होती, ताप का मतलब ऊष्मा। ज्यादा नोटिस नहीं कर रहा थोड़ा जोर से बोलो। अरे एक सामान्य बात हो रही है, अब बातों की बात हो रही है, अधिकांश की बात हो रही है। हाँ, कीट बक्सी पादप के संदर्भ में बोलो, राधे कीट को, कीट जो है पादप को खाया, फिर पादप जो है फिर दोबारा कीट को खा गया, तो कीट बक्सी थोड़ी करी मैंने यहाँ बात, मैं तो यहाँ पे सामान्य बात कर रहा हूँ, मैंने इसलिए तो अलग से लिखा, ठीक है भाई, सामान्य बात हो रही है। भोजन बताइए, भोजन के रूप में ऊर्जा सांद्रित है या नहीं? कैसे कैसे भोजन के रूप में? तुम जो रोटी सब्जी, अरे मतलब सब तरीके देखो, हर किसी का भोजन अलग अलग है या नहीं? तो बताओ संग्रह सांद्रित है या नहीं ऊर्जा उसके रासायनिक रूप में, बंधों के रूप में, बोलो है ना। जबकि हीट बताइए क्या डिस्पर्स फॉर्म है या नहीं है? हीट को पकड़ सकता है क्या कोई ऊष्मा को? नहीं, तो ध्यान रखो।
ऊर्जा का सांद्रिक रूप क्या है बताइए? भोजन। और जबकि बताइए ऊष्मा जो है वो क्या है बताइए? अत्यधिक विस्तृत रूप है या नहीं? यस और नो? आ गई बात समझ? तो ऊर्जा का सांद्रिक रूप कौन है भाई? भोजन। भोजन और ना समझ गए? कार्बनिक यौगिक। ठीक है, क्लियर? जब विस्तृत रूप क्या है? ऊष्मा, उसको पकड़ नहीं सकते। खाद्य श्रृंखला बताए क्या होती है? सुन लो, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। खाद्य श्रृंखला होती है जैसे उत्पादक है, उनको खाया किसने? शाकाहारी, शाकाहारी प्रथम मांसाहारी, प्रथम मांसाहारी, द्वितीय मांसाहारी, इस तरीके से खाते गए। तो वो जो श्रृंखला बन रही है उसको हम बोल रहे हैं खाद्य श्रृंखला। और एक्चुअली क्या हो रहा होता है? ऊर्जा स्थानांतरण हो रहा नहीं हो रहा? किसके रूप में? भोजन के रूप में। आ गई बात समझ में? क्लियर सब? यहाँ पे जो मैं आपको खाद्य श्रृंखलाओं में पढ़ाऊंगा, ठीक क्लियर है क्या? हो सकता है कोई एक कोशिश करके लोग किसी दिन को, तो दूसरे हो सकता है कहीं के वो क्या हो, किसी दूसरी कोशिश करके, वो तो लड़की के बच्चे मत बनना। क्लियर है ना सबको? आगे बात समझ। दूसरी बात ध्यान से सुनो भाई, खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की होती है। सुन लो, खत्म करो इस पॉइंट को यहीं में। 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है ग्रेजिंग फूड चेन, यानी चारण खाद्य श्रृंखला। एक होती है डेट्राइटस फूड चेन, ठीक, अपृत खाद्य श्रृंखला। और एक होती है पैरासाइटिक फूड चेन, यानी परजीवी खाद्य श्रृंखला। सुनिएगा, ग्रेजिंग फूड चेन की शॉर्ट फॉर्म है जीएफसी। क्या है? ठीक, क्लियर? डेट्राइटस फूड चेन डीएफसी, पैरासाइटिक फूड चेन टीएफसी। डीएफसी, जीएफसी, टीएफसी, ये केवल इन्हीं की शॉर्ट नेम है। इनको दूसरे जो नाम है उनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। पहले से बात क्लियर हो गई। जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन, चारण खाद्य श्रृंखला। कुछ लोगों की बड़ी गंदी आदत होती है कि उसमें देखता हूँ कि मैं क्यों इतना नाटक कर रहा हूँ यार, मैं टाइम बर्बाद करूँ डबल। आप लोगों को लगता है मेरी क्या गलती होगी, मैंने देख लिया। अरे गलती नहीं हुई यार, तेरा नुकसान कर रहा है तू भाई। काहे चेक कर रहा है यार? मैं करवाऊंगा ना चेक अभी। गलत बात है। अच्छा, मैं क्यों डांट रहा हूँ इस बात को? मुझे तो नहीं कहना चाहिए। स्टूडेंट को तो लग रहा है सर बिना मतलब मेरे पीछे पड़ रहा है ना यार, मैं पीछे नहीं पता। एक्चुअली तो अपना नुकसान कर रहा है यार। मुझे नहीं देखना, तभी तो मैंने नहीं उसको आगे नहीं बढ़ा रहा। मैं तो मैं क्या जल्दी जल्दी हाँ ये देखेगा 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 चलिए हो गया, ऐसे करना चाहते हो? ग्रेजिंग फूड चेन डीएफसी आपको बिना देखे याद करवाऊंगा ना, वो तो केवल सैंपल के लिए आप देख लेना भाई, ठीक है वैसे याद हो जाएगा। ग्रेजिंग फूड चेन डीएफसी, डेट्राइटस फूड चेन डीएफसी, पैरासाइटिक फूड चेन शॉर्ट फॉर्म केवल ये। अच्छा, अब जानिए चारण खाद्य श्रृंखला को हम परभक्षी खाद्य श्रृंखला भी बोलते हैं। प्रीडेटरी फूड चेन, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म टीएफसी नहीं है। टीएफसी, टीएफसी बंद करो मॉड्यूल। क्योंकि इसमें फिर बाद में रोते रहते हो आप लोग, कंफ्यूज ही रहते हो। ग्रेजिंग फूड चेन जीएफसी का दूसरा नाम है प्रीडेटरी फूड चेन, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। क्या प्रीडेटरी फूड चेन आप कहोगे हाँ सर पीएफसी होती रही ना, ये पीएफसी में पीएफसी दिखाएगा तो उसका मतलब है पैरासाइटिक फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन को हम ऑक्सिलरी फूड चेन भी बोलते हैं, लेकिन एएफसी नहीं करेंगे, ऑक्सिलरी सहायक खाद्य श्रृंखला। और एक होती है परजीवी खाद्य श्रृंखला, पैरासाइटिक फूड चेन। क्लियर है? अब दूसरी बात ध्यान रखिए, चारण खाद्य श्रृंखला। तो चारण, ग्रेजिंग चारण, तो मतलब आपके मन में क्या आ रहा होगा? देखो जो जीव जैसे शाकाहारी जीव है, जैसे जंतु वगैरह, वो पादपों खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, उनको कोई और खा रहे हैं, तो फिर बाद में चारण खाद्य श्रृंखला कहाँ पर दो बेटा? जल्दी आवाज है सर इस तरीके में ही होगी, सब घुमा के ये आंसर दे देते ना भाई। चारण खाद्य श्रृंखला में दूसरा बताया परभक्षी खाद्य श्रृंखला। वो परभक्षी तो कहीं भी होता है इस तरीके से। चारण से मतलब ये घास ही चले वो। आगे बात समझ, जहाँ पे परभक्षण वाली प्रक्रिया हो गई है, यानी उत्पादक को उपभोक्ता खा रहा है, प्रथम उपभोक्ता फिर द्वितीय उपभोक्ता, वो चारण खाद्य श्रृंखला। सीधी सी बात ये है। बात क्लियर है सर? सुनो भाई, ग्रेजिंग फूड चेन जैसे चलिए में भी हो सकती है और इस तरीके, जैसे सपोज करो घास थी, घास को है ना जो किसने खाया, सपोज करो इसमें खरगोश ने खाया, खरगोश को सपोज करो
बिल्ली खा गई, ठीक है, या फिर सपोज करो जो है कोई और वॉल्फ खा गया, ठीक है, क्लियर, कुत्ता खा गया, कुत्ते को सपोज करो टाइगर मार के खा गया, ठीक है, क्लियर है, तो चार खा सकता है। सपोज करो पादप प्लवक है, पादप प्लवक को है ना जो जंतु प्लवक खा गया, या पादप प्लवक या जंतु प्लवक को सपोज करो छोटी मछलियाँ खा गई, छोटी मछलियों बड़ी मछलियाँ खा गई, बताइए क्या है, चांद खाद्य श्रृंखला है। फिर डेट्राइटस, बताइए जो मृत कार्बनिक पदार्थ है, ठीक, क्लियर है, उसका कौन अवगठन कर रहे हैं, जैसे जो भी अपरदाह ये क्लियर है, सब हुआ है। फिर जैसे कैचुआ चीजें की, कैचुआ चीजें सब वो पक्षी खा रहे हैं, छोटी फिर बड़े उनको है ना जो सांप वगैरह खाता रहा पक्षियों को, है या नहीं, पेड़ है, वो तो पोषण चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रही है, प्रकृति में जो महत्वपूर्ण घटक है वो कौन है, पादप और अपघटक। तो बताओ अपघटक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका। पैरासाइटिक फूड चेन जैसे कोई एक पादप है, पादप पे सपोज करो चिड़िया बैठी हुई है, चिड़ियाओं पे क्या है, बहुत सारे परजीवी जीवित है, जीवित क्लियर है क्या, इसलिए कौन सी खाद्य श्रृंखला जो है उत्पादकों से प्रारंभ होती है, चारण खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, बोलो आया चारण खाद्य श्रृंखला व परजीवी खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से प्रारंभ होती है, नहीं होती पादप। अरे एक बार बताओ, अब कोई पादप है उसको कोई हिरण खा रहा है, हिरण के ऊपर सपोज करो कोई परजीवी आ गया, सामान्यतः बताइए भाई, ये जो चारण खाद्य श्रृंखला है ये छोटे जीव से बड़े जीव की ओर जाती है, नहीं जाती, बोलो आया। अब तुमको सर एक बहुत बड़ा पेड़ है उसको बंदर खा रहे थे, बंदर को नहीं यार, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ भाई, आगे बात समझ में, लेकिन मैं पता है मैं एक डिजाइन कि आप फिर आगे मेरे सामने डिजाइन ना बनाओ, मुझे बड़ा नहीं लगता इस पे आता मुझे क्लियर है भाई, सब आगे बात सुन। अब आप देखो, आपको कितना अजीब लगता हो, मुझे कितना अजीब लगता हो, मुझे एक्टिंग करता है, सीधा पूछना सर ये देखो कैसे होता है सर, ये अब सर ये एक्टिंग में कहीं भी मतलब है ना, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ ठीक है। सामान्यतः छोटे जीव से बड़े जीव। अच्छा बताओ परजीवी खाद्य श्रृंखला जो है बताओ बड़े से छोटे की ओर जाती नहीं, क्योंकि अंत तक तो बताओ परजीवी छोटा है नहीं। अब तुम कहा सर घास खाई, घास को हिरण ने खाया, वो देख घास छोटी थी हिरण बड़ा, फिर वो परजीवी छोटा, मैं कह रहा हूँ अंत तक परजीवी छोटा है। यस सर, देखो मैं सारे ज्ञानों को पहले ही दे देता हूँ कि तुम ऐसे कहो तो क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगा। जलीय आवासों में मुख्य खाद्य श्रृंखला कौन सी होता है, चारण खाद्य श्रृंखला, अपरद नहीं है, चारण है क्योंकि सब जीवों का उसी से चल रहा है। अपरद को क्या, वो मृत कार्बनिक पदार्थ है उसको पहले पादप प्लवक लेके आ रहे हैं क्या, कौन लेके आ रहा है पादप प्लवक, नहीं ले रहे, चारण खाद्य। अच्छा स्थलीय आवासों में मुख्य खाद्य श्रृंखला कौन सी है, अपरद खाद्य श्रृंखला, बोलो आया ना, यस सर, हो गया काम ये। खाद्य श्रृंखला यह जीवित जीवों का बैकग्राउंड जिसमें खाए जाने वाले व उत्तरोत्तर यानी निरंतर खाए जाने वाले जीवों का जीवों की श्रृंखला के माध्यम से उत्पादकों से खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है, इस श्रृंखला को हम क्या कहेंगे भाई, खाद्य श्रृंखला। क्लियर है सबको, यस और नो। अच्छा पोषण स्तर को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, तो T1 T2 T3 है ना, ट्रॉपिक 1 ट्रॉपिक 2 है ना, ठीक है, ट्रॉपिक चारण खाद्य श्रृंखला, इनकी अंग्रेजी आगे लिखिए, चिंता मत करना, GFC, इसको परभक्षी खाद्य श्रृंखला प्रीडेटरी बोलते हैं, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म TFC मतलब, क्लियर है ना, कुछ नहीं होगी। अपरद खाद्य श्रृंखला DFC या सेप्रोफिटिक फूड चेन, परजीवी खाद्य श्रृंखला PFC या सहायक खाद्य श्रृंखला SSC फूड चेन। बात क्लियर है सबको, यस सर, यस और नो। अच्छा बताओ चारण खाद्य श्रृंखला में बताइए GFC, क्लियर है सबको, उत्पादक उपभोक्ता घटक आते हैं नहीं आते, बोलो है ना। और बताइए ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य, क्योंकि बताओ उत्पादकों से तो प्रारंभ हो रही है। प्रकृति के अधिकांश खाद्य श्रृंखला है, देखो मैंने क्या कहा था, पोषण चक्रण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रही है उस बात वो अलग है, ये अधिकांश खाद्य श्रृंखला प्रकृति में कौन सी होता है, चारण खाद्य श्रृंखला। सामान्यतः छोटे जीव से, देखो मैंने सामान्यतः बोला, मैंने नहीं बोला सदैव, मैंने क्या बोला, सामान्यतः छोटे जीव से बड़े जीव की ओर। आ गई बात समझ में।
और उत्पादक से आरंभ होगी नहीं होगी। ठीक है भाई। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर पीसी, ठीक है क्लियर है? एससी पीसी, कोई दिक्कत किसी को? चलो पादप प्लवक, जंतु प्लवक, छोटी मछलियां बड़ी मछलियां, बोलो आया ना? घास, रैबिट, कुत्ता, शेर। ठीक है, T1 प्रथम कोशी स्तर, द्वितीय कोशी स्तर, दूसरा तीसरा, ठीक है क्लियर है? लिखो तो आओ जो लंबी थोड़ी कहानी। ठीक है, ठीक है जी, हो गया। तो देखो भाई, घास को टिड्डा खा रहा, टिड्डा को मेंढक खा रहा, मेंढक को सांप खा रहा, सांप को बाज खा रहा, ठीक है? पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, छोटी मछली बड़ी मछली। जलीय परितंत्र बताओ जीएफसी। देखो अधिकांश घास श्रृंखलाएं कौन सी होती है? जीएफसी, चाहे कोई से भी। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है? जलीय परितंत्र में जीएफसी ऊर्जा प्रवाह का मुख्य मार्ग है या नहीं? और उच्चतर कोशिश स्तरों पर जीवों का आकार प्राय, ये नहीं बोल रहा है सदैव, प्राय। अपरद खाद्य श्रृंखला बताओ। मृत कार्बनिक पदार्थ अपरद से प्रारंभ होती है। परपोषी सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से कवक जीवाणु कोई भी हो सकते हैं, बोलो आया ना? ठीक है ना? तो देखो अपरद कैचुआ गौरैया। अच्छा देखो आपके गलत लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंटिंग है। स्थलीय परितंत्र में जीएफसी की अपेक्षा डीएफसी के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह काफी अधिक होता है। बात क्लियर है? जबकि इसमें गलत लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? डीएफसी की अपेक्षा जीएफसी, जबकि वो गलत है। ठीक है ना? ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो कर लिया ना सही? ये और ये मिसप्रिंटिंग कोई 5 से सालों से चली आ रही है, इसका सुधार नहीं होता है। अच्छा इंग्लिश में अलग है, ये इंग्लिश में सही है, इंग्लिश वाले मॉड्यूल में सही है। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, ना 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 देख लो मैं क्या करेगा मारे। Intensity much fraction of energy flow through DFC than through DFC. यानी much of energy flow होता है DFC के थ्रू यानी कोई ना, लेकिन सैंपल है। अरे भाई साहब परजीवी खाद्य श्रृंखला है, सहायक खाद्य श्रृंखला, तो पीएफसी परजीवी के लिए बोलेंगे। ठीक है क्लियर है क्या? बताओ जीवों का आकार सामान्यतः छोटा हो जाता है, यानी आप कहने का मतलब क्या है? अंततः छोटा होता है, यानी परजीवी तो बहुत छोटा है यानी। तो उत्पादक से प्रारंभ होगी। उच्चतर कोशिश स्तरों पर जीवों का आकार प्राय बढ़ता जाता है सामान्यतः, जैसे वृक्ष, शाकाहारी पक्षी, जू और खटमल, जैसे तुम्हारे सिर पे जू है ना।
जीएफसी और पीएफसी प्रत्यक्ष रूप से बताओ ऊर्जा सूर्य ऊर्जा पर आश्रित है या नहीं? प्रतिकूल ऊर्जा प्रभाव होता है क्योंकि अपघटन तो बहुत स्लो रेट से होता है, नहीं होता है? ये थोड़ी बहुत फास्ट हो जाए गिरा रात खत्म। हो गया? जाल क्या होता है? बहुत सारे धागे होते हैं ना, जैसे एक एक धागा तो है खाद्य श्रृंखला, और धागे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं पूरा, वो है जाल। तो बहुत सारी खाद्य श्रृंखला एक दूसरे इंटरकनेक्टेड हो, उसको हम क्या कहेंगे बताइए? खाद्य जाल कहेंगे, नहीं कहेंगे? पता है क्या? यहाँ तो भाई एक एक श्रृंखला ही बात करिए। अब जरूरी थोड़ी एक चीज है केवल, मैंने कहा गोरई बात जो है गोरैया का खाएगा, अरे बात सांप को भी तो खा जाएगा, बोलो है ना? बात तो और चीजों को भी खा लेगा, ठीक है? क्लियर है क्या? तो मुँह के साथ बताओ। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक खाद्य श्रृंखला आती थी, क्लियर? तो जैसे बहुत सारी खाद्य श्रृंखला है, आपको ये एक व्यू बताइए अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं से कनेक्टेड होता है, नहीं होता? तो उस पूरे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? खाद्य जाल। और मतलब जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी, जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी उतनी खाद्य श्रृंखलाएं होंगी, नहीं होगी? और जितनी ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं होंगी उतनी ज्यादा जटिल खाद्य जाल होगा, नहीं होगा? तो बताओ इसका क्या फायदा है? देखो मैं तुमसे कह रहा था